नमस्कार, मैं रोहित कुमार। यूपीएससी के परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 दिसंबर और आज के जो प्रमुख न्यूज़ है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम से संबंधित है। आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इसका कंट्रीब्यूशन, इसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रीलिम्स है या मेंस। तो आज का जो प्रथम न्यूज़ है, आपका जो पेज नंबर 1 पर जो आप देखने जा रहे हैं वो है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। हालांकि इसे लॉन्च कर दिया गया है, जिसके बारे में हम समझेंगे कि वास्तविक रूप से केन बेतवा है क्या, किस तरीके से और इससे क्या क्या फायदा होने वाला है और ये भारत के किस क्षेत्र को सबसे अधिक फायदा होने वाला है। हम इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो दूसरा न्यूज़ है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपका एमटी वासुदेवन नायर, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो स्वर्ग सिधार गए हैं। तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। पर्सनालिटी बेस्ड कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हम पढ़ेंगे, इंडिया जो है आपको बन चुकी है टू बिकम अ टॉप 5 मैरीटाइम्स नेशंस बाय 2020, यानी कि 2047 तक, है ना, भारत जो है बन जाएगा टू बिकम अ टॉप 5 मैरीटाइम्स में, है ना, नेशन। उसी प्रकार से हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलियंस ऑनलाइन सेफ्टी। आपको पता होगा कि आजकल सोशल मीडिया का जो प्रकोप है, हम इसे प्रकोप कहेंगे। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से प्रेजेंस लोगों का बढ़ रहा है, खास करके बालकों का, बच्चों का, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का, जिसके कारण से उनकी जो मानसिक वृद्धि पर उसका असर पड़ता है। तो हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलियंस ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल 2024 क्या है और फिर इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से न्यूज़ है जो आज हम चर्चा करने वाले हैं और ये आपके एग्जाम से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहला प्रथम न्यूज़ पर हम चलते हैं। पहला न्यूज़ है आपका और ये है केन बेतवा। पेज नंबर 1 पर ये जीएस फर्स्ट और जीएस थर्ड का न्यूज़ है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से संबंधित, कि प्रधानमंत्री ने फाउंडेशन दिया और पे आपका रिवर 45,000 करोड़ रुपया केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर लॉन्च करने में लगाया। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि दरअसल ये केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट है क्या और किस तरीके से ये काम कर रहे, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला न्यूज़ और इनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये है क्या। केन बेतवा रिवर जो है, केन बेतवा का मतलब आप समझिए, केन रिवर अलग है, बेतवा रिवर अलग है। एक तरीके से दो नदियों की बात हो रही है। दो नदियां जो हैं आपस में इंटरलिंक करेंगे। आप यहां से देख सकते हैं कि ये नदी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बेतवा नदी है और ये दिखा रहा हूं आपका केन नदी है। अब ये पूरा क्षेत्र को लिंक किया जा रहा है केनाल के थ्रू, नहरों के थ्रू इसको लिंक किया जा रहा है। जहां पर पानी की जो कमी है उस क्षेत्र को नहर के थ्रू जो है कनेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि इससे क्या फायदा होगा। करीब करीब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 10 जिलाओं को इसके क्षेत्र में इरिगेशन से संबंधित सुविधा मिलेगी। वो जहां पर पानी नहीं पहुंचती है, जहां पर इरिगेशन सिंचाई की समस्या होती है, उसके कारण से इन 10 जिला में सिंचाई की सुविधा आपको, और ये मल्टीपर्पस है। तो इसके अलावा भी इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि करीब करीब 100 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना और 27 मेगावाट करीब सोलर एनर्जी को भी डेवलप करना। प्रधानमंत्री ने यहां पर फाउंडेशंस किया एक, जिसका दाऊधन डैम के नाम से इरिगेशन प्रोजेक्ट भी, जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि करीब करीब 11 लाख हेक्टेयर तक के एरिया को यह सिंचाई करेगा। मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया भारत के जहां पर दो नदियों को जोड़ा गया, इंटरलिंक्ड किया गया नहरों के माध्यम से आपका। और खास करके इसके अलावा ही हैड आल्सो बी लॉन्च टू परबती, काली सिंध और चंबल रिवर लिंक भी यहां पर देखने को मिलेगा, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर में। अब यहां पर समझिए कि केन बेतवा प्रोजेक्ट है क्या। केन बेतवा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है एक रिवर इंटरलिंक्ड प्रोजेक्ट है। दो नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। ये दो नदियों को जोड़ने का मकसद ये है कि ताकि खास करके जो मध्य प्रदेश में नदी है जिसका नाम है केन नदी, मध्य प्रदेश की जो केन नदी को कि जो सरप्लस वाटर होगा, यानी कि जो अधिक पानी होगा,
उस अधिक पानी को ट्रांसफर किया जाएगा कहां? बेतवा में ट्रांसफर किया जाएगा उत्तर प्रदेश के, और ताकि बुंदेलखंड के आसपास का सारा क्षेत्र जो है जिसको सिंचाई किया जाए, जहां पर पानी की कमी होती है, वो प्रमुखता रूप से जो क्षेत्र है वो झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, ये सारे, और जिला जो है खास करके, उसके अलावा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के, ये सभी जिलाओं को सुविधा मिलेगा, पानी व्यवस्था मिलेगा आपको साथ साथ में। इसी प्रकार से आप देख सकते हो इस प्रोजेक्ट में 77 मीटर लंबा, 2 किलोमीटर वाइड धौधान, ये आप कर सकते हैं कि धौधान डैम है, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास में इसको बिल्डअप किया गया है, जिससे 230 किलोमीटर केनाल्स भी निकलेगा, केनाल्स यानी कि नहर निकलेगा। और इस प्रकार से भारत देश के अंदर में ये 30, जैसे केन बेतवा वन ऑफ द 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा ऐसा समझ लेते हैं कि केन बेतवा रिवर है क्या, क्योंकि ज्योग्राफी में इस तरीके के प्रश्न आपको पूछेगा कि दरअसल केन रिवर जो बेतवा है वो है क्या, किस तरीके की नदी है, कहां पर इसका। तो अगर इसके बारे में बोले कि जो केन बेतवा है, केन और बेतवा ये दोनों रिवर, ये मध्य प्रदेश में ऑरिजिनेट होता है, और ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि यमुना की सहायक नदी है। अब केन जो है यमुना के साथ, केन नदी जो है यमुना के साथ यूपी के बंदा डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, मिलता है। उसी प्रकार से बेतवा जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलता है। उसके अलावा बेतवा रिवर के साथ साथ कुछ प्रमुख डैम है, जैसे राजघाट हुआ, आप कह सकते हैं कि परिचा हुआ, और आप कह सकते हैं कि माटीलास डैम हो, ये सारे बेतवा नदी पर है। केन रिवर पासेज करता है पन्ना टाइगर रिजर्व से, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी पास करती है, तो केन नदी पास करती है। लेकिन अब एक प्रश्न आपके मन में भी आ रहा होगा, और इसके अलावा भी, कि जो केन रिवर प्रोजेक्ट बन रहा है, केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट बन रहा है, क्या इन्वायरमेंट या प्रोजेक्ट जो है इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ कंसर्न है क्या इसका, क्या इस पर इसका बुरा असर पड़ेगा कुछ क्या? तो मैं आपको बता दूं कि इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के कंसर्न से अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के लिए, आप देखेंगे यहां पर देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सर्टेन इन्वायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कंसर्न है इस प्रोजेक्ट से। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व, ये प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से आपको अप्रूवल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा खर्चा है, दो नदियों को जोड़ने में आपका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन। सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, आसपास के क्षेत्र में खाली करवाना पड़ेगा। लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वाटर स्कैरसिटी पन्ना में होगा, आपका पानी की कमी हो जाएगी पन्ना टाइगर रिजर्व में। तो इस तरीके के बहुत सारे कंसर्न देखने को मिलते हैं। दूसरा न्यूज है आपका, ध्यान से आप देखिएगा, ये बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, 91 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। कहा जाता है इंडिया के, अगर भारत के अगर देखा जाए मोस्ट फेवरेट, आप कह सकते हैं ये फेवरेट स्टोरी टेलर हैं मॉडर्न केरला के, जिनकी उम्र 91 साल में इनकी उम्र हो जाती है। इनको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वेस्ट फिल्म के लिए 1974 में वेस्ट फिल्म में नेशनल अवार्ड भी मिला है। डायरेक्टर फिल्म डायरेक्ट किया जिसका नाम निर्मल्यन। उसके बाद आप देखोगे कि फिल्म जगत में, एक सिनेमा मलयालम के फिल्म जगत में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका माना जाता है। 91 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये स्क्रीन प्ले भी है, राइटिंग भी है, हर तरीके की फिल्म इन्होंने लिखा है ना। तो इनको इस संबंधित जो है आपको राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है। तो इनसे संबंधित ये आपका न्यूज है, हालांकि प्रश्न के तौर पर कभी पूछेगा भी नहीं, है ना। नेक्स्ट जो है, वी वांट टू अमंग द टॉप 5 मैरीटाइम्स नेशन बाय 2017। अब ये आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकता है कि 2047 तक टॉप 5 में भारत आना चाहता है। 2047 तक टॉप 5 में भारत आना चाहता है। इससे संबंधित आपके प्रश्न के तौर पर आपसे पूछेगा। ये जीएस थर्ड का प्रश्न हो जाता है, इसको हमें समझने की जरूरत है कि दरअसल ये है क्या। सबसे पहले आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में 2 बिल जो है इनेक्ट किए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर में जल्द ही। एक कोस्टल शिपिंग बिल और दूसरा मर्चेंट शिपिंग बिल। ये 2 बिल क्या होगा, द सून टू बी इनेक्टेड इन द पार्लियामेंट के अंदर में आएगा। 2 बिल, पहला बिल होगा कोस्टल शिपिंग बिल, दूसरा जो बिल होगा आपका मर्चेंट शिपिंग बिल।
अब ये बिल क्या प्रोवाइड करेगा? सबसे पहला पॉइंट ये है कि एनी हाउ भारत देश के अंदर में मैरीटाइम से संबंधित जो बिजनेसेस हैं उस बिजनेस को आगे ले जाना, प्रमोट करना। सिंपल सी बात है, कैसे प्रमोट करेंगे? अब ये प्रोवाइड करेगा, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेट करेगा कोस्टल इनलैंड वाटर से लेकर के इंडियन सीप सिस्टम से लेकर इन सभी को बेस्ड करने की कोशिश करेगा। अब वर्ल्ड बैंक के अनुसार से अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 कहता है कि 139 देश में इंडिया की जो पोजीशन है वो पोजीशन इंप्रूव्ड हुई है 54 से 38। पिछले 10 साल में भारत का जो रैंक था 54 नंबर पर था, अब ये रैंक पिछले 10 साल में इंप्रूव होकर 38वें नंबर पर आए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक इंडिया का मकसद है कि इंडिया विल बिकम टॉप 10 नेशन, और 2045 आते आते 47 आते आते इंडिया विल बिकम अ टॉप 5 कंट्री इन द वर्ल्ड, खास करके, है कि नहीं इसके बारे में। सो यूनियन कैबिनेट ने ये अप्रूवल दिया है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से संबंधित प्रोजेक्ट लोथल में, आपको बता दूं। उसके बाद लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम भी वर्ल्ड में बनाए गए हैं वर्ल्ड का। फिर इंडिया को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2029 आते आते फेज पार कर जाए। माने एनी हाउ कहा जाए कि भारत को मैरीटाइम्स में अच्छा खासा रैंक गेन करे, हमारी इकोनॉमिक डेवलप हो, हमारा यहाँ शिप बिल्डिंग रिसाइकल होता है, शिप रिपेयर होता है, ये शिप बिल्डिंग होता है, तो इस तरीके की इकोनॉमी में डेवलप किया जाए। हमें हर तरीके से यहाँ पर क्वालिटी ऑफ मैरीटाइम्स ट्रेनिंग दिया जाए, बूस्ट किया जाए शिप बिल्डिंग, यानी इकोनॉमी को हमें डेवलप करना है। इस बेसिस के आधार पर ऐसा एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा है। यही बातें इस न्यूज के अंदर में कही गई है। अब अगला जो न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। What is Australia's ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल? ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल है क्या? आज के दौर में सोशल मीडिया कितना खतरनाक हो चुका है, और जब से AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब आए हैं, इसके बाद सोशल मीडिया का जो इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ा ही, लेकिन बालकों पर, बच्चों पर इसका असर जो है बहुत ज़्यादा बुरा पड़ा है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्या कानून लेकर आया जो पूरी दुनिया में आपको इसकी चर्चा हो रही। मैं अगर हम बात करूं कि व्हाट इज ऑस्ट्रेलियाज ऑनलाइन सेफ्टी बिल की अगर हम बात करें तो वन बाय वन करके इसको हम समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल लेकर के आया है। ऑस्ट्रेलियाज ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल, और इस बिल के तहत सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024, यानी कि आपको सोशल मीडिया चलाने के लिए एक एज का रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट। जैसे आप कहीं ऐसे सोशल साइट पर जाते हैं और उस सोशल साइट पर जाने के बाद वो एज मांगता है कि व्हाट इज योर एज कंसर्न। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तो आप उस तरीके की वीडियो देख सकते हैं। 18 वर्ष से उम्र है तो कहने का मतलब एक मिनिमम एज लिमिट सेट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने कानून बनाया है कि कानून बनाने के पीछे मकसद यही है कि ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चों, जिस प्रकार से जिस प्लेटफॉर्म पर बच्चों का प्रेजेंस बढ़ रहा है, उस बच्चों के को प्रिवेंट करने के लिए जिनकी उम्र 16 वर्ष से कम है उनके लिए कानून बनाया है। इस कानून का मकसद है कि रिड्यूस हार्म टू चिल्ड्रन, बच्चों को कम से कम नुकसान हो, है ना। प्राइवेसी कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कानून लेकर के आया। अगर मान लिया कि कोई कानून को उल्लंघन करता है तो उसके लिए पेनाल्टी की भी व्यवस्था की गई है। अब इस कानून यानी अमेंडमेंट का ऑब्जेक्ट है, अमेंडमेंट न्यू पार्ट 4A में सोशल मीडिया मिनिमम एज इंसर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, जो पहले ही ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2021 में बनाया गया था। उसके तहत ये कहा गया है कि बच्चों को एज ऐड करने से रिस्क जो है थोड़ा कम हो जाएगा, हार्म कम हो जाएगा, और जितने भी टाइप के सोशल मीडिया है उन सोशल मीडिया पर 16 साल से कम उम्र बच्चे को अपलोड करना कानूनन जुर्म माना जाएगा। चाहे टिकटॉक हो, चाहे फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, रेडिट हो, इंस्टाग्राम, एक हर जगह पर ये कानून जो है एप्लीकेबल है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज है और भारत को भी इस तरीके से कानून लाने की जरूरत है ताकि भारत के अंदर में भी जिस प्रकार से आजकल बच्चों के मानसिक विकृतियां हो रही है, जिस प्रकार से बच्चों के अंदर में इस प्रकार की आप कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी इस तरीके के कानून लाने की जरूरत है ताकि बच्चों को कंसंट्रेशन, आजकल सोशल मीडिया के बिना जो है बच्चा रहता ही नहीं है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया की इकोनॉमी से संबंधित।
इंडिया की इकोनॉमी, आपको बता दूं कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी इंडिया की इकोनॉमी जो है ग्रो 6.5% जो है करंट में, आपका 6.5% करंट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, या फिर वही रिपोर्ट कहता है आपका। और ये कहता है कि एंटीसिपेट, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि सितंबर क्वार्टर तक ये प्राइवेट कंजप्शन जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। रियल जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो 7 क्वार्टर में ये लो रहा है, 5.4% के नीचे भी रहा है। सेकेंड क्वार्टर में देखा जाए तो फिस्कल ईयर उसी प्रकार से 6.7 प्रीसीडिंग में देखा जा रहा है। तो ये यहां पर आप समझिए कि जीडीपी के बारे में हर क्वार्टर में जो जीडीपी दिखाया जाता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर कर रहा है कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसे कम खर्चा करना चाहिए, कम खर्चा करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ 6% से ज्यादा है प्रत्येक साल, 5 ईयर तक लगातार आपको देखने को मिला, तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा साहब? जीडीपी को मद्देनजर रखने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी आप देखोगे इस ग्रोथ के बारे में आपको आप कह सकते हैं। और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर इस चीज में यह भी कहा गया है कि ग्लोबल कंडीशंस रिमेनिंग अनसर्टेन, ग्लोबल ट्रेड लाइकली टू फ्रैगमेंटेज, सो इंडिया मे हैव टू कंटिन्यू टू लार्जली डोमेस्टिक डिमांड और सर्विसेज एक्सपोर्ट। तो भारत ज्यादातर जो चीजें जो है डिमांड जो है एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है एक्सपोर्ट पर, और एक्सपोर्ट पर ये सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट करता है। लेकिन मीडियम टर्म में इंडिया रियल जीडीपी ग्रोथ जो है प्रोस्पेक्ट टू केप्ट 6.5%, यानी अभी इसकी जीडीपी 6.5% तक ही सीमित बन करके रही है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई जीडीपी को हम कैसे और भी इंप्रूव कर सकते हैं, हम हाईलाइट कर सकते हैं, ग्लोबल रिस्क से भी हम बच सकते हैं, और लेटर आप कह सकते हैं कि हम एम्फेसाइज कर सकते हैं दोनों लेवल पर, गवर्नमेंट रोड से लेकर इन सभी कंजप्शन के बेसिस के आधार पर कर सकते हैं। तो हालांकि ये क्लियर डेटा नहीं है, चलिए वो हर फाइनेंशियल ईयर की अगर हर क्वार्टर में ये चीज़ें चेंज होता रहता है और फाइनल एक एवरेज निकाला जाता है कि भाई भारत की जीडीपी क्या रही है। तो ये बातें थी, मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। और तो बस यही है, लास्ट में अंतिम में यही कहना होता है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यूपीएससी परीक्षा के साथ जुड़े। आज के इतना ही, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।